नमस्कार, मैं हूं रवि चौहान और आप देख रहे हैं दाखला। आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जो शादी के बाद जब अपना हनीमून मनाने के लिए पति के साथ साउथ अफ्रीका जाती है, लेकिन लौट कर कभी वापस नहीं आती, क्योंकि उसकी जिंदगी के सबसे हसीन पलों के दौरान ही उसका कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात ध्यान से सुन लीजिए। ये कहानी आपको तभी समझ आएगी जब आपके पास इसे सुनने के लिए करीब 20 मिनट हो। अगर आपके पास इतना समय है तो इस कहानी में आगे बढ़िए। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप फिलहाल ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। और जिनके पास इतना समय है तो कहानी में मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये कहानी है एनी दीवानी की। एनी का जन्म 12 मार्च 1982 को स्वीडन के एक शहर में रह रहे हिंदुजा परिवार में हुआ था। हिंदुजा परिवार भारतीय मूल के थे, लेकिन बाद में स्वीडन के मैरियट में जाकर बस गए थे। यहाँ इनका अपना बड़ा कारोबार था। एनी बचपन से खुश मिजाज और हमेशा मुस्कुराने वाली लड़की थी। वक्त बीतने के साथ साथ एनी बड़ी हुई तो उसने इनोवेशन इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की और स्वीडन में ही एडिक्सन नाम के कंपनी में काम करने लगी। एनी का अक्सर काम के सिलसिले में लंदन आना जाना लगा रहता था। इसी बीच साल 2009 में उसकी मुलाकात सिरियन देवानी से होती है। सिरियन भी भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक था और इंग्लैंड में ही ब्रिस्टल इलाके में रहता था, जो अच्छे खासे पैसे वाले और एक बड़े बिजनेसमैन परिवार से ताल्लुक रखता था। कुछ समय बाद ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं और धीरे धीरे इनकी मुलाकात का सिलसिला प्यार में बदल जाता है और दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं। दोनों के परिवार की रजामंदी से 19 अक्टूबर साल 2010 को मुंबई के एक आलीशान होटल में बड़ी धूमधाम से दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। मुंबई में शादी इसलिए होती है क्योंकि दोनों परिवार भारतीय मूल के ही रहने वाले थे। शादी के बाद सिरियन देवयानी अपने हनीमून के लिए साउथ अफ्रीका की टिकट बुक करता है और 9 दिसंबर 2010 को दोनों पति पत्नी साउथ अफ्रीका के केप टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते हैं। इसके बाद वहां से डोमेस्टिक फ्लाइट लेकर क्रूगर नेशनल पार्क पहुंचते हैं और अगले 4 दिनों तक वहां की जंगल सफारी का मजा लेते हैं और वहीं पर रहते हैं। 12 नवंबर 2010 को यह दोनों फिर से वापस केप टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। इसके बाद यहाँ एयरपोर्ट से एक टैक्सी करके अपने होटल में पहुंचते हैं जहां इनको रुकना था। 12 नवंबर को दोनों सारा दिन उसी होटल में गुजारते हैं। बस रात को डिनर करने के लिए बाहर निकलते हैं। फिर अगले दिन 13 दिसंबर को भी लगभग ये सारा दिन उसी होटल में गुजारते हैं। शाम के वक्त करीब 6:30 बजे एनी और सिरियन अपने कमरे से तैयार होकर बाहर निकलते हैं और होटल के बार में पहुंचते हैं, जहां दोनों ड्रिंक करते हैं और कुछ फोटोज भी खिंचाते हैं। इसके बाद ये अपने ड्राइवर के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। दरअसल उस दिन इन्हें शाम के वक्त शहर से बाहर घूमने जाना था। ये उस शहर की नाइट लाइफ देखना चाहते थे और घूमने के लिए इन्होंने उसी टैक्सी ड्राइवर को फोन किया था, उसी को बुक किया था जिसने इन्हें एक दिन 2 दिन पहले एयरपोर्ट से होटल तक छोड़ा था। इस टैक्सी ड्राइवर का नाम जोला टोंग था। ड्राइवर का नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सबसे बड़ा अहम किरदार है इस कहानी का, जिसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। जोला टेंगो के पास एक फोक्सवैगन कार थी जिसे ये टैक्सी में चलाता था। रात करीब 8:30 बजे के आसपास जोला टेंगो अपनी टैक्सी लेकर के होटल पहुंचता है। इसके बाद एनी और सिरियन गाड़ी में बैठ करके वहां से निकल जाते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद ये लोग रात करीब 9:30 बजे एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं और वहां डिनर करते हैं। लगभग 1 घंटा बिताने के बाद रात करीब 10:30 बजे एनी और सिरियन डिनर करके उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं। फिर उसी टैक्सी में बैठते हैं और फिर घूमने के लिए निकल जाते हैं। वहां से निकलने के बाद इनकी गाड़ी गुगलेतू नामक एक जगह पर पहुंचती है। यह करीब एक गरीब बस्ती वाला इलाका था जहां अक्सर लूटपाट और छीना झपटी की घटनाएं होना आम बात था। जब इनकी गाड़ी एक मोड़ पर पहुंचती है, गाड़ी को मोड़ने के लिए ड्राइवर गाड़ी की स्पीड थोड़ा कम करता है, थोड़ा स्लो करता है, तभी अचानक बाहर से एक हाथ आकर के जो गाड़ी का जो है विंडशीट होती है, सामने वाला शीशा, उस पर आकर जोर से एक हाथ पड़ता है। इस हाथ के आवाज पड़ने से अंदर बैठा ड्राइवर और पिछली सीट पर बैठे एनी और सिरियन घबरा जाते हैं। जब ये लोग बाहर देखते हैं तो इन्हें वहां हाथ में बंदूक लिए 2 आदमी खड़े नजर आते हैं। इसके इससे पहले कि ये लोग कुछ समझ पाते, एक आदमी कार की ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है और दूसरा पिछली सीट पर जाकर के बैठ जाता है। सिरियन और एनी के बगल में जाकर के बैठ जाता है।
इसके बाद इन लोगों ने जो ये हथियारबंद दोनों जो लोग थे, ये सिरियन से उसकी घड़ी, उसका मोबाइल, पर्स और उसके पास जितना कैश था वो छीन लेते हैं और फिर ड्राइवर को गाड़ी से बाहर फेंकते हुए गाड़ी लेकर के इन दोनों लोगों का अपहरण करके ये लोग वहां से निकल जाते हैं, तेजी से गाड़ी लेकर के वहां से भाग जाते हैं। करीब 20 मिनट यानी कि 20 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद फिर ये लोग एक जगह गाड़ी रोकते हैं, दोनों किडनैपर, और फिर ये सिरियन देवयानी को भी गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं और अकेले एनी को उस कार में लेकर के वहां से फरार हो जाते हैं। कुल मिलाकर के ये दोनों लोग एनी दीवानी का अपहरण करके वहां से फरार हो जाते हैं। उस वक्त रात के करीब 12 बज चुके थे। अब बेबस सिरियन सारी रात मदद के लिए लोगों से इधर उधर दरवाजे पीटता है, काफी देर तक इधर उधर मदद के लिए गुहार लगाता है, लेकिन कोई मदद नहीं करता। हालांकि कुछ देर बाद एक भला व्यक्ति वहां आता है और अपने मोबाइल से पुलिस को कॉल करता है और इस घटना की जानकारी देता है। थोड़ी देर बाद साउथ अफ्रीका की पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस सिरियन देवयानी से बात करती है। सिरियन देवयानी बताता है कि वो अपनी पत्नी के साथ जो है कि हनीमून घूमने के लिए आया था और यहाँ उसकी पत्नी का किडनैप कर लिया गया और उसके साथ लूटपाट की गई। पुलिस को जब ये पता चलता है कि एनी और सिरियन ब्रिटिश नागरिक है तो पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि ये विदेशी नागरिकों का मामला था। इसके लिए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है फिर तुरंत सीरियस होती है और एक स्पेशल यूनिट तैयार करती है उसी रात आरोपियों की तलाश के लिए, यानी कि जिन्होंने देवयानी का सॉरी एनी का अपहरण किया था। इस बीच पुलिस को टैक्सी ड्राइवर भी मिल जाता है जिसका नाम था टेंगा। ये भी मिल जाता है, पुलिस उसको भी ढूंढ लेती है और पुलिस टेंगो के भी बयान दर्ज करती है। वह भी ठीक वही बात दोहराता है जो सिरियन देवयानी ने बताई थी कि दोनों गाड़ी में सवार होकर के जा रहे थे, रास्ते में कुछ बदमाशों ने गाड़ी को रोका और फिर उनके साथ लूटपाट की। लगभग सिरियन और टैक्सी ड्राइवर के भी बयान लगभग एक थे। अब दोनों का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस स्वीडन में एनी के घर वालों को फोन करके उसके अपहरण किडनैपिंग की जानकारी देती है। किडनैपिंग की जानकारी सुन करके पूरा परिवार उधर परेशान हो जाता है। एनी के पिता विनोद हिंदुजा उसी वक्त केप टाउन के लिए फ्लाइट बुक करते हैं और एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ते हैं। इधर इधर जो है पुलिस पूरे लाव लश्कर के साथ एनी की तलाश में जुटी थी, लेकिन पूरी रात गुजर जाती है, बावजूद इसके एनी का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद अगले दिन यानी 14 नवंबर की सुबह करीब 8 बजे एक सड़क के किनारे टेंगो की वही फोक्सवैगन कार लावारिस हालत में खड़ी मिल जाती है पुलिस को। और पुलिस जब उसके पास जाती है, जैसे ही देखती है कार को चेक करती है तो कार की पिछली सीट पर एनी दीवानी का लहूलुहान शव पड़ा हुआ मिलता है। एनी के बदन पर करीब 3 गोलियों के निशान थे, एक उसकी कलाई पर था, एक सीने पर और एक उसकी गर्दन पर। एनी की मौत की खबर सुनते ही पति सिरियन और परिवार बुरी तरह से टूट जाता है। अब फिर ये खबर मीडिया में आ जाती है और पूरी दुनिया भर के अखबारों में चर्चा का विषय बनती है, क्योंकि ये मामला एक विदेशी कपल का था जो घूमने के लिए साउथ अफ्रीका गया था। साउथ अफ्रीका के लोकल लोगों के अंदर भी घटना को लेकर के गुस्सा भर जाता है, क्योंकि लूटपाट या किडनैपिंग तो वहां की आम बात है, मगर इस तरह किसी विदेशी महिला का मर्डर एक बहुत ही अजीब मामला था। इसको लेकर साउथ अफ्रीका के जो लोकल लोग थे उनके बीच भी गुस्सा था। अब साउथ अफ्रीका पुलिस इस मामले की ओर भी गहन जांच में जुट जाती है, इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है, क्योंकि ऊपर से भी पुलिस के पास प्रेशर था। इसके बाद एनी दीवानी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, जिसमें यह पता चलता है कि उसको 3 नहीं बल्कि कुल 1 ही गोली मारी गई थी। उसे गोली तब मारी गई थी जब वो अपने बचाव के लिए उसने अपने हाथ सीने पर रखे हुए थे और उसी वक्त जैसे बदमाशों ने गोली चलाई थी, वो गोली उसके हाथ को चीरते हुए और उसके जो है सीने को फिसलते हुए उसकी गर्दन में जाकर के धंस गई थी और इस वजह से उसकी मौत। हर कोई अब इस बात को लेकर परेशान था कि आखिर जब लुटेरों ने लूटपाट कर ली थी, एनी से पैसे ले लिए थे सारे और उसके हस्बैंड से सारे पैसे ले लिए थे, फिर उसको गोली क्यों मारी, एक सबसे बड़ा सवाल था। इस सबके बीच जांच चलती रही और 15 नवंबर को जो है पुलिस को जो है इस मामले में एक बड़ा अपडेट मिलता है। जो इस केस की फोरेंसिक टीम थी उसको बड़ी कामयाबी मिलती है। टीम को गाड़ी के आगे वाले हिस्से पर जो एक पंजे का निशान था, पुलिस उस पंजे के निशान को उठाती है गाड़ी के
जो सामने वाले शीशे से। ये वही निशान था जब किडनैपरों ने गाड़ी को रोकने के लिए शीशे पर जोर से हाथ मारा था। अब पुलिस उस हाथ के निशान को जब पुलिस अपने रिकॉर्ड से मैच करती है तो वह निशान एक लोकल अपराधी के हाथ से मैच कर जाता है। इस अपराधी का नाम था मंगेनी। मंगेनी जो एक छोटा मोटा क्रिमिनल था, चोरी चकारी करता था और छीना झपटी जैसे मामलों में वो पहले भी क्राइम में जेल जा चुका था। अब यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस फौरन जो है मंगेनी को उठा लेती है, उससे पूछताछ करती है। पूछताछ में उसने ये बात तो कबूल कर ली कि उस रात वो उस टैक्सी में मौजूद था, मगर उसने ये मना कर दिया कि उसने गोली नहीं चलाई। गोली जो है उसके साथी उसने अपने एक साथी का नाम बताया, इसका नाम था क्वाबे। उसने कहा कि गोली मैंने नहीं चलाई बल्कि क्वाबे ने चलाई है। दरअसल ये दो ही लोग थे हथियारबंद, एक मंगेनी और क्वाबे। तो मंगेनी कहा कि मैंने गोली नहीं चलाई, गोली चलाई है क्वाबे ने। अब गोली चलाने की वजह जो मंगेनी ने बताई, उसने बताया कि एनी के पर्स में कुछ पैसे थे, उन्हें छीनने के लिए क्वाबे छीना झपटी कर रहा था और इस छीना झपटी में मंगेनी अपना पर्स देने के लिए तैयार नहीं थी और इस वजह से क्वाबे ने गोली चला दी और इस गोली से उसकी मौत हो गई। अब मंगेनी के इस बयान के बाद पुलिस को उसके साथी क्वाबे का नाम पता चल चुका था। अब पुलिस क्वाबे की तलाश में जुट गई। उधर सारे पेपर पूरे होने के बाद 16 नवंबर 2010 को एनी की डेड बॉडी उसके परिवार को सौंप दी जाती है और उसके जो पति थे सिरियन देवयानी और एनी के पिता विनोद हिंदुजा वो साउथ अफ्रीका पहुंच चुके थे। सिरियन तो पहले से वहीं मौजूद थे, जबकि विनोद हिंदुजा जो है बाद में पहुंचे थे और ये उसी रात एक प्राइवेट प्लेन से डेड बॉडी लेकर के एनी की इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाता है। इधर पुलिस को एक मुखबिर के जरिए अगले दिन 17 नवंबर को क्वाबे के बारे में जानकारी मिलती है और पुलिस मुखबिर की सूचना पर क्वाबे को गिरफ्तार कर लेती है। उसे भी पुलिस स्टेशन लाया जाता है और फिर उससे पूछताछ होती है, लेकिन पूछताछ से पहले जब उसकी हिस्ट्री खंगाली जाती है तो पता चलता है कि वो एक आम इंसान था और इससे पहले उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, यानी कि उसने जो अपराध किया था ये पहला होगा उसका, और पुलिस को इस बारे में जानकारी मिलती है। अपने बयान में वो उस रात कार में होने की बात मान लेता है, लेकिन वो कहता है कि गोली मैंने नहीं चलाई, गोली मंगेनी ने चलाई है। यानी कि मंगेनी उस पर दबाव डाल रहा था, उस पर आरोप लगा रहा था गोली चलाने का, जबकि क्वाबे मंगेनी पर आरोप लगाता है कि गोली चलाने का। इन दोनों में से गोली चलाने की बात कोई कबूल नहीं करता, लेकिन फिर भी ये कंफर्म हो चुका था कि जो है मंगेनी का सॉरी इसका एनी का जो अपहरण किया है वो इन्हीं लोगों ने किया था और ये दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ चुके थे। और इसके बाद कोई वैसे जो और पूछताछ होती है तो इसके वो कोई नई बात बताता है। क्वाबे बताता है पुलिस को, वो कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसको ऐसा करने के लिए मोंडे ब्लोंडे नाम के एक आदमी ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। अब उसके इस बयान के बाद 18 नवंबर की सुबह पुलिस मोंडे को भी गिरफ्तार कर लेती है और इस केस की कड़ियां जुड़ती हुई चली जाती है। अब दरअसल जैसे ही मोंडे का नाम सामने आता है तो पुलिस भी सोचती है कि आखिर मोंडे को इस केस में शामिल क्यों किया गया। मोंडे जो था, मोंडे वो उसी होटल के रिसेप्शन पर काम करता था जिस होटल में सिरियन देवयानी और एनी ठहरे हुए थे। उसका भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और पुलिस ने जब मोंडे को गिरफ्तार किया, उसे स्टेशन लाया गया, तो क्वाबे और मंगेनी दोनों पहले पकड़े जा चुके थे। तो उन्हें देख करके मोंडे घबरा जाता है और फिर वो इस केस में एक अहम और बड़ा खुलासा करता है। मोंडे बताता है कि मेरा इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है, मेरा तो केवल इतना मामला है कि मैंने क्वाबे को फोन इसलिए किया था क्योंकि मुझे जोला टोंगे ने जो है एक किराए के कातिल का इंतजाम करने के लिए कहा था और इसलिए मैंने इसे फोन किया था। अब जैसे ही पुलिस के सामने जोला टेंगो का नाम आता है, पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं क्योंकि जिस गाड़ी में ये घटना हुई थी वही गाड़ी जोला टेंगो की थी। यानी कि सिरियन और देवयानी को लेकर के जो आया था ड्राइवर, वही जोला टेंगो था। अब पुलिस तुरंत जोला टेंगो की तलाश में जुट जाती है, लेकिन गिरफ्तारी से 2 दिन बाद जब उसकी तलाश शुरू होती है, वो मतलब पुलिस के गिरफ्तार होने से पहले ही 20 नवंबर को जोला टोंगो जो है 20 नवंबर को अपने वकील के माध्यम से पुलिस के पास खुद ही पहुंच जाता है और सरेंडर कर देता है। या फिर जो वो कहानी सुनाता है उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह जाती है।
वो कहता है कि यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक पहला प्री प्लान मर्डर था और एनी दीवानी को मारने की सुपारी उसके अपने पति सिरियन देवानी ने ही उसको दी थी। अब टेंगो जो पूरी कहानी बयां करता था वो ये थी कि 12 नवंबर 2010 की शाम को जब टेंगो एयरपोर्ट पर पैसेंजर की तलाश कर रहा था, तो उसे सिरियन देवयानी मिलता है, जो कि अपनी बीवी एनी दीवानी के साथ होटल के लिए टैक्सी बुक करता है टेंगो की। करीब 5:15 बजे टेंगो सिरियन एनी को लेकर के होटल पहुंचता है। होटल पहुंचने पर सिरियन टेंगो को कुछ देर रुकने के लिए बोलता है और वो फिर एनी को रूम में छोड़ करके वापस आता है टेंगो के पास, उसकी कार में आकर के वापस से बैठ जाता है और फिर वो गाड़ी में बैठने के बाद कहता है कि दरअसल उसे अपनी बीवी का मर्डर करवाना है और उसके लिए वो करीब 15,000 रैंड देने के लिए तैयार है। रैंड जो है साउथ अफ्रीका की करेंसी है, जो आज के हिसाब से देखा जाए तो 15,000 रैंड की कीमत लगभग 84,000 भारतीय रुपए के बराबर बैठती है। अब सिरियन के इस ऑफर के बाद टेंगो को लालच आ जाता है और वो इस काम के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो ये कहता है कि मैं तो मर्डर नहीं कर सकता, लेकिन मेरी नज़र में एक व्यक्ति है, मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ और मैं आपको बाद में इस बारे में जवाब दूंगा। अब ये सुनने के बाद टेंगो वहां से चला जाता है और जो जो सिरियन दीवानी है वो भी अपने कमरे में वापस चला जाता है, होटल में वापस चला जाता है। अब इसके थोड़ी देर बाद लगभग टेंगो फिर दोबारा से होटल में पहुंचता है, जहां उसका दोस्त काम करता था मोंडे, यानी कि मोंडे उसी होटल में रिसेप्शन पर काम करता था। इसके बाद ये टेंगो जो है मोंडे को पूरी बात बताता है। टेंगो की बात सुनने के बाद मोंडे पास की ही बस्ती में रहने वाले अपने एक दोस्त क्वाबे को फोन करके बताता है कि इस तरह से काम आया है मर्डर का, अगर तुम्हें करना है तो बताओ। इसके बाद क्वाबे आकर के पूरा प्लान सुनता है और फिर इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो अपने एक साथी जोली मंगेनी को इस प्लान में शामिल कर लेता है। अगले दिन यानी 13 नवंबर 2010 की सुबह सिरियन इन लोगों को कुछ एडवांस पेमेंट देना चाहता था काम के बदले, लेकिन उसके पास केवल डॉलर थे, चेंज नहीं थे, जिसे ये लोग लेने से इनकार कर देते हैं। ये कहते हैं कि हमें केवल रेंड में जो है पेमेंट चाहिए, डॉलर्स में हमें पेमेंट नहीं चाहिए। फिर जो है एक ज्वेलर्स का पता टेंगो खुद बताता है कि एक ज्वेलर्स है, मैं उसे जानता हूँ। सिरियन से कहता है कि मैं ज्वेलर्स को जानता हूँ और तुम वहां अपने डॉलर जो है रेंड में चेंज कर सकते हो। और सिरियन फिर बैठता है टेंगो के साथ, ये अपनी गाड़ी में लेके जाता है उस ज्वेलर के पास में और वहां करीब $1,500 को ये 10,200 रेंड में एक्सचेंज करवाता है। इसके बाद ये पेमेंट टेंगो को देता है सिरियन। वापस आने के दौरान सिरियन देवयानी और टेंगो आपस में जो पूरा प्लान डिस्कस करते हैं कि कैसे क्या करना है और फिर ये उसी रात प्लान के हिसाब से एनी दीवानी का मर्डर कर देते हैं, यानी कि जो इन्होंने प्लान बनाया था उसी प्लान के अनुसार ठीक उसी रात को एनी दीवानी का मर्डर हो जाता है। टेंगो का पूरा बयान सुनने के बाद पुलिस सभी की फोन हिस्ट्री और लोकेशन निकालती है ताकि उसके बयानों से मैच कर जाए। पुलिस को लग रहा था कि कहीं टेंगो झूठ तो नहीं बोल रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसके बयान और होटल के सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल मैच की तो पुलिस को ये लग गया कि टेंगो बिल्कुल सही बोल रहा है, उसकी बात में कोई झूठ नहीं है। अब पुलिस के मन में जो पिछले कुछ दिनों से सवाल चल रहे थे उनके जवाब लगभग क्लियर हो चुके थे, मगर एक सवाल अब भी जो है बचा हुआ था और वही सवाल सबसे अहम था। यह सवाल था कि आखिर मोटिव क्या था कि सिरियन ने अपनी पत्नी एनी दीवानी की हत्या क्यों कराई। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि वो सिरियन दीवानी अपनी पत्नी एनी दीवानी की कत्ल कराना चाहता था और इसके लिए उसने इतना खतरनाक प्लान बनाया। अब इसके लिए पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन पुलिस को कुछ ज्यादा देर मशक्कत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि पुलिस के सामने लियोपार्ड लाइजर नाम का एक शख्स आता है। ये शख्स क्या था, मेल प्रोस्टिट्यूट था, यानी कि एक तरह से गे था। ये मिलता है पुलिस के पास आकर के और ये बताता है कि मेरा प्रोफेशनल नाम जर्मन मास्टर है और वो ये खुलासा करता है, वो बताता है कि सिरियन देवयानी उसके साथ गे रिलेशनशिप में था और पैसे देकर वो अपने साथ संबंध बनवाता था। इसके अलावा उसने यह भी बताया कि एक बार सिरियन ने उससे कहा था कि उसके घर वाले उस पर शादी का दबाव डाल रहे हैं, लेकिन वो शादी करना नहीं चाहता है, वो इसलिए बहुत परेशान है और घर वालों के दबाव में ही उसने शादी की थी।
लियोपार्ड लाइजर के इस बयान के बाद पुलिस ने और छानबीन की तो पुलिस को यह पता चला कि सीरियन देवयानी ने ऑनलाइन डेटिंग ऐप वेबसाइट gaydar.net पर भी अपनी एक गे प्रोफाइल बना रखी थी और वो इस वेबसाइट पर अक्सर टाइम बिताता था। अपने हनीमून के दौरान भी सीरियन जो है इस वेबसाइट पर एक्टिव था, यहाँ तक कि एनी की मौत के बाद 15 और 16 नवंबर को भी वो करीब 1 घंटा इस साइट पर बिता चुका था। ये सभी बातें पता चलने के बाद पूरा केस एक आईने की तरह लगभग साफ हो चुका था, मगर दिक्कत यह थी कि सीरियन यूके जा चुका था। जो मुख्य आरोपी सीरियन है वो यूके जा चुका था एनी की डेड बॉडी ले जाकर, और मामला अब तक इंटरनेशनल बन चुका था। इसलिए साउथ अफ्रीका की पुलिस कोर्ट जाती है और सारे गवाह और सबूत पेश करती है, जिसके बाद साउथ अफ्रीका की कोर्ट सीरियन देवयानी के खिलाफ अपनी बीवी की मौत की साजिश रचने के इल्जाम में एक वारंट जारी करती है। और इस वारंट मिलने के बाद दिसंबर 2010 को सीरियन देवयानी को इंग्लैंड में उसके घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसके बाद उसके प्रत्यार्पण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसको अफ्रीका लाने की तैयारी शुरू होती है। इधर साउथ अफ्रीका की कोर्ट टैक्सी ड्राइवर जोला टेंगो को इस केस में दोषी ठहराती है और उसे करीब 18 साल की सजा सुनाती है। वहीं दूसरे जो आरोपी था उसे क्वाबे को करीब 25 साल की सजा सुनाई जाती है एनी के मर्डर केस में। जबकि मंगेनी पर कोर्ट ने यह आरोप लगाया, ये आरोप तय किया कि गोली जो चलाई है वो एनी पर मंगेनी ने चलाई है और उसी गोली की वजह से उसकी मौत हुई है। इसलिए मंगेनी को जो कोर्ट जो है उम्र कैद की सजा सुनाती है। इसके अलावा मोंडे यानी कि जो रिसेप्शन पर काम करता था होटल में, क्योंकि उसने 2 लोगों को मिलवाया था, कोर्ट उसे फिलहाल बरी कर देती है। कोर्ट कहती है कि हाँ, इसका कोई बड़ा अपराध नहीं है कोर्ट की नजर में, जबकि उसका अपराध था, लेकिन साउथ अफ्रीका की कोर्ट उसे अपराध नहीं मानती और उसे बाइज्जत बरी कर देती है। और इस केस में सबसे हैरानी की बात यह रही कि इस केस में जो मुख्य साजिश करता था यानी कि एनी दीवानी का पति सीरियन दीवानी, जो साउथ अफ्रीका की कोर्ट है बाद में जब इसको प्रत्यार्पण कर दिया जाता है साउथ अफ्रीका में, तो उसे भी बरी कर देती है। लगभग 4 साल की लंबी प्रत्यार्पण की कार्रवाई के बाद साउथ अफ्रीका में इसे भेजा जाता है, वहां मुकदमा चलता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस और सरकारी वकील उसके खिलाफ कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं पेश कर पाते जिससे ये सिद्ध होता हो कि एनी की जो कत्ल की जो साजिश है वो उसके पति सीरियन ने ही रची थी। कई साल की सुनवाई के बाद आखिरकार 2015 में सीरियन को साउथ अफ्रीका की कोर्ट बाइज्जत बरी कर देती है। हालांकि बाद में कोर्ट के जज पर पैसे लेकर सीरियन को बरी करने के आरोप भी लगे, लेकिन इन आरोपी की जो है कहीं पुष्टि नहीं हुई, कहीं इनका प्रमाण नहीं मिल पाया। और 2010 का ये हाई प्रोफाइल मामला आज भी लोगों की जुबान पर है, और जुबान पर रहने की जो वजह है वो यही है कि इस केस में कई ऐसे उतार चढ़ाव आए और मुख्य आरोपी बरी हो गया। ये सवाल आज भी लोगों की जुबान पर है। आज भी सीरियन देवयानी आराम से इंग्लैंड में अपनी एक आराम भरी जिंदगी जी रहा है, जबकि एनी का असली कातिल सीरियन देवयानी ही था। अगर वो चाहता तो इस शादी से इनकार कर सकता था, अपने घर वालों से मना कर सकता था, लेकिन उसने घर वालों के प्रेशर में शादी की और बेकसूर अपनी नवविवाहिता पत्नी का कत्ल कर दिया, वो भी इतनी बड़ी साजिश रचने के बाद। उम्मीद है आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और ऐसी ही और रोचक कहानी सुनने के लिए आज ही द क्राइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल